Assalamu alaikum dear students and welcome to International Human Resource Management class. Our new topic is International Training, Development and Careers. Of course, training and development is a very important aspect of human resource management. The aim of training is to improve employees' current work skills and behavior, whereas development का क्या मकसद होता है ताकि आपकी एबिलिटीज बढ़ाई जाएं इन रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर पोजीशन और जॉब। यानी ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फायदा हो, आपके स्किल्स बेहतर हो, आपका बिहेवियर बेहतर हो, इम्प्रूव हो। और डेवलपमेंट करवाई जाती है ताकि आप जो फ्यूचर में आपने जॉब्स करनी है, ठीक है, आपका करियर जो है उसके अंदर जब आपका आगे बढ़ना है तो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हो। ठीक है, सो अब हम इस चैप्टर में इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, स्पेशली कि एक्सपेट्रिएट्स किस तरीके से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। इस चैप्टर में हम ने जैसे कहा कि हम इंटरनेशनल असाइनमेंट के पर्सपेक्टिव में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखेंगे। तो आप ये समझें कि इंटरनेशनल असाइनमेंट या जब भी किसी एम्प्लॉय को एक दूसरी कंट्री में भेजा जाता है तो वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक उसकी इट्स लाइक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर जॉब। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि जो एम्प्लॉय है वो दूसरी कंट्री में जाके या तो ट्रेनिंग हासिल करे या ट्रेनिंग दे। ठीक है, तो और फिर ट्रेनिंग दी भी जाती है उनको जाने से पहले, ठीक है, ताकि उसको इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कंसिडर करेंगे वो वाले फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं कि बिफोर एंड ड्यूरिंग द डिपार्चर। ठीक है, या प्री एंड ऑन असाइनमेंट इश्यूज जो जिन्हें हम कहते हैं। वो क्या होगा? द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन सपोर्टिंग एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट एंड ऑन असाइनमेंट परफॉर्मेंस। फिर होगा कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्री डिपार्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या हो सकते हैं वो? कल्चरल अवेयरनेस हो सकता है, प्रिलिमिनरी विजिट्स हो सकते हैं, लैंग्वेज स्किल्स हो सकते हैं। ठीक है, साथ साथ यू कैन आल्सो गिव देम द रीलोकेशन असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स एज वेल। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स क्या होता है? मतलब आपने अगर फर्दर ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, द डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल असाइनमेंट्स, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट टीम्स, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे हैं प्री डिपार्चर एंड प्री एंड ऑन असाइनमेंट्स इश्यूज जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि पोस्ट असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं। ठीक है, जिसको हम पोस्ट असाइनमेंट स्टेज कहते हैं और उसका बहुत वाइड इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयज के करियर पे जो इंटरनेशनल असाइनमेंट करके आए होते हैं। तो ये री एंट्री इश्यूज जो हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? द प्रोसेस ऑफ री एंट्री और रीपैट्रिएशन। ठीक है, फिर जॉब रिलेटेड इश्यूज, उसके बाद सोशल फैक्टर्स which include family factors that affect re-entry and work adjustment। आप जाहिर है दूसरे मुल्क से होके आए हैं और आपने वापस अपने कंट्री में एडजस्ट होना है, तो वो वाले इश्यूज भी होते हैं जिनको हम एड्रेस करते हैं। देन M&E responses to repatriate concerns। ठीक है, M&Es जो हैं मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस जो हैं वो कैसे रिपेट्रिएशन कंसर्न्स को एड्रेस करती हैं। स्टाफ अवेलेबिलिटी एंड करियर इश्यूज, और उसके बाद रिटर्न इन्वेस्टमेंट एंड नॉलेज ट्रांसफर। क्या फ़ायदा हुआ एम्प्लॉय का, कितना आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और कितना उसने आपको वापस उस इन्वेस्टमेंट में पे बैक किया। डिजाइनिंग अ रिपेट्रिएशन प्रोग्राम एंड ब्रॉडर इंटरनेशनल करियर इश्यूज। तो ये हमारे पोस्ट असाइनमेंट्स जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। ये तो अब तक हम सब जान चुके होंगे, जाहिर है हम HR का पर्सपेक्टिव जो है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट होता है, हमारी स्पेशली हमें कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। ठीक है, और जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है फर्म की उसको इन्हांस करता है। ठीक है, अब बात यह है कि अब इस चीज को हम और किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली एक ह्यूमन रिसोर्स में होता क्या है? इट इज बेसिकली एन एक्युमुलेशन ऑफ आवर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, जिसको हम KSA कहते हैं। ठीक है,
अब वो एक बंदे के पास जो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी होती है वो ओवर द टाइम बिल्डअप होती है, और जैसे जैसे बिल्डअप होती जाती है वैसे वैसे उस ह्यूमन रिसोर्स की वर्थ बढ़ती जाती है, बल्कि हम ये कहते हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। रिसोर्स एक्चुअली अगर देखा जाए समथिंग दैट इज रॉ, दैट इज नॉट दैट यूजेबल, जो हम रेडिली यूज कर सकते हैं, दैट इज अ कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट भी यहीं से आता है कि हम कहते हैं पर्सन विद मोर नॉलेज, more skills and more abilities is a high in human capital, और जितना वो उस बंदे के अंदर होगा उस फर्म को उतना ही ज्यादा competitive advantage होगा because of that particular person। ठीक है। अच्छा, अब फर्म क्या करती है कि फर्म इन्वेस्ट करती है अपने एम्प्लॉयज के अंदर ताकि उनका ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो, यानी उनके नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज इंक्रीज हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज बेसिकली इस ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड अप करने का एक जरिया है। इट्स अ वे टू बिल्ड अप दैट ह्यूमन कैपिटल। और यहां से हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल फर्म्स जैसे मेट्रोला, मैकडोनल्ड्स, डिज्नीलैंड, जापानीज और कोरियन फर्म्स जो हैं इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई हुई हैं। जैसे एक्चुअली उनको आप इनके इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स कह सकते हैं, बिकॉज दे रियलाइज के ह्यूमन बीइंग इज देयर कंपेटिटिव एडवांटेज, ह्यूमन रिसोर्स, और उन्होंने उसको इन्हांस करना है अपनी फर्म के लिए। देखा जाए तो इंटरनेशनल असाइनमेंट इन इटसेल्फ एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टूल ही है। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक्सपेट्रिएट्स जब काम कर रहे होते हैं, दूसरे मुल्क में जा रहे होते हैं, दे आर बेसिकली ट्रेनर्स। क्यों? एज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और कॉम्पिटेंसी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो उनकी जॉब का पार्ट है कि वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में नॉलेज और कॉम्पिटेंसी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल असाइनमेंट। ठीक है। चाहे ये प्रोसेस इम्प्लिसिट हो, यानी कि विदाउट एनी प्रॉपर जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन वो कर रहे हैं, और या एक्सप्लिसिट हो, यानी प्रॉपर एसओपीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं, जाके ट्रेनिंग्स दे रहे हैं या ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि वो एमएनईज को ट्रेनिंग, एमएनईज में उनका मकसद ये होता है कि वो जो एचसीएन्स होते हैं, जो होम कंट्री एम्प्लॉयज होते हैं, उनको जाके ट्रेन करें फॉर what MNE's skills they have, what special knowledge they have। ठीक है। the way of doing business, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो आप ये समझें कि मार्केटिंग की फील्ड में भी हो सकता है, आप ये समझें कि एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट नॉलेज के फील्ड में भी हो सकता है, वो कोई इस किस्म का भी स्किल हो सकता है जो किसी डिसिप्लिन के साथ अटैच्ड हो। ठीक है। कोई साइंटिफिक नॉलेज भी हो सकता है, वो कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज भी हो सकता है। तो वो बेसिकली जाके दूसरी कंट्री में एचसीएन्स को डेवलप करते हैं। उसके बाद एक्सपेट्रिएट से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोगों को सिस्टम एंड प्रोसेसेस जो है वो सिखाएं। ठीक है। ना सिर्फ सिखाएं, उनको इम्प्लीमेंट कराएं, और जाहिर है जब उनको इम्प्लीमेंट कराएंगे वो सिखाएंगे भी सही। ठीक है। वो किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई एक नया आप इस तरह एग्जांपल ले लें, कोई नया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, HRIS। ठीक है। वो HRIS किस तरीके से यूज करना है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उसको उसके अंदर जो बग्स हैं उनको किस तरह हैंडल करना है, उसकी वो सारी उसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे और उसकी ट्रेनिंग्स भी देंगे। फिर एक और रीजन होता है इंटरनेशनल असाइनमेंट का, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होती है? देखें, अगर आप एक मैनेजर के ओहदे पे जाएंगे तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज टू बी अ गुड इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। कोई मैनेजर ऐसे नहीं कि अपनी फर्स्ट जॉब में जाए और मैनेजर बन जाए और उसको दुनिया का पता ना हो, उसको काम कराने के तरीकों का पता ना हो, उसको एम्प्लॉय को हैंडल ना करना आता और उसको डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजमेंट जो है उनका एक्सपोजर ना हो। सो वन ऑफ द वे टू डेवलप योर फ्यूचर मैनेजर इज टू रोटेट देयर जॉब, और उससे बेहतर क्या है कि यू रोटेट देयर जॉब इंटरनेशनली। ठीक है। क्यों? इंटरनेशनली एम्प्लॉयज दे गेट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ और डिफरेंट मैनेजमेंट इश्यूज एंड डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है। तो वो क्या एक तरीकाकार होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि आप
अपने एम्प्लॉयज को एक्सपोजर देते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, ताकि जो कैपेबल लोग हैं वो सीखें और आके आपकी फर्म में एक बेटर पोजीशन पे करियर उसका जो इन्हांस हो उसके ऊपर सर्व करें। अब ये फिगर आपको ये दिखा रही है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पहला प्रोसेस है, उसके बाद ट्रेनिंग, फिर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल टीम्स, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग में प्री डिपार्चर ट्रेनिंग भी होती है, उसके बाद इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में आपका एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट चलता है। अब बहुत सारे एक्सपेट्रिएट्स जो वो इंटरनल हायर्स होते हैं, इसलिए कि वो स्ट्रेट लिंक आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से ट्रेनिंग और फिर डेवलपमेंट और इंटरनेशनल टीम की तरफ जा रहा है। लेकिन कुछ जो है वो बाहर से भी हायर किए जाते हैं। जो आपको डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं वो बेसिकली यही दिखा रही हैं कि आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से स्ट्रेट अवे टू इंटरनेशनल असाइनमेंट्स एंड टू स्ट्रेट अवे टू इंटरनेशनल टीम्स के प्रोसेस पे भी जा सकते हैं इफ़ यू आर इन इंटरनल हायर। अच्छा, अब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में जो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के पर्सपेक्टिव में और एक्सपेक्ट्रिएट्स के हिसाब से, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, जहाँ तक एक्सपेट्रिएट्स की ट्रेनिंग की बात है कि ये चीज़ ध्यान में रखें कि आमतौर पे एक्सपेट्रिएट्स को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो आपके एमएनईज के होते हैं उनको इसलिए भेजा जाता है दूसरी कंट्री में कि उनके पास टेक्निकल एबिलिटीज़ होती हैं, टेक्निकल नॉलेज होता है और वो स्किल्स जो चाहते हैं कि दूसरी कंट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिखाए जाए, उनके पास होते हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेट्रिएट ट्रेनिंग जो है उसकी डिवोशन होती है टूवर्ड्स कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है। जो खासतौर पे जो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं उसमें कल्चरल अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। अब इसी वजह से एम्प्लॉयर को जब सेलेक्ट कर लिया जाए फॉर एन एक्सपेट्रिएट पोजीशन, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो एक्स एम्प्लॉय जो क्रॉस बॉर्डर जब जाता है, दूसरी कंट्री में जब जाता है, तो उसको फिर ट्रेनिंग कराई जाए। और वो ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है वो इंटरकल्चरल ट्रेनिंग होती है, जो हमने काफ़ी डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर ऑफ कल्चर में कि किस तरीके से कल्चरल डिफरेंसेस अराइज होते हैं, चाहे वो हॉफस्टेड डायमेंशंस हो, चाहे वो ग्लोब के डायमेंशंस हो, उनकी बेस पे तो उनकी अवेयरनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा पहले तक ये इतना रवाज नहीं था, ठीक है। इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी इसकी। जैसे 1984 का अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो सिर्फ 25% जो हैं वो कंपनीज जो हैं वो एक्सटेंसिव प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कराती थी, ठीक है। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये रवाज बढ़ना शुरू हो गया और ये रेशो बढ़नी शुरू हो गई है। अब जैसे आप इस टेबल पे भी देख सकते हैं कि CCT का मतलब है क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी अब इंक्रीज हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। फिर अब वो किस किस को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है, एम्प्लॉय एंड स्पाउस को प्रोवाइड की जाती है, होल फैमिली को प्रोवाइड की जाती है। तो ये ट्रेनिंग्स जो हैं वो इस तरीके से आजकल अवेलेबिलिटी इनकी ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा जो ये प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करती है। अब एक रिसर्च से साबित हुआ कि कुछ खास किस्म की इंडस्ट्री जैसे केमिकल, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और कंज्यूमर बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जो है वो देती हैं, स्पेशली टू द चिल्ड्रन एंड द स्पाउसेस ऑफ द एक्सपेट्रिएट्स। जबकि जो आईटी कंपनीज हैं वो इस मामले में इतनी ज़्यादा अभी तक जनरस नहीं हुई, प्रॉबेबली बिकॉज के आईटी फर्म्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको इतना ज़्यादा शायद कल्चर रिस्पेक्ट जो है उसको फेस नहीं करना पड़ता। मोस्ट ऑफ द आईटी फर्म्स हैव ग्लोबल पर्सपेक्टिव। जो वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनके पास मल्टीनेशनल फर्म्स में काफ़ी मल्टीनेशनल पीपल भी होते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि वो इतना ज़्यादा प्री डिपार्चर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जिनको ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। Now let us discuss the components of effective pre-departure training programs. ठीक है, ये जो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये बहुत हद तक पार्ट प्ले करते हैं द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ एक्सपेट्रिएट्स फ्रॉम वन कंट्री
टू अनदर कंट्रीज। इनमें क्या ट्रेनिंग होती है, कल्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर इसके अंदर प्रिलिमिनरी विजिट्स आ जाती हैं, फिर इसके अंदर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, फिर इसके अंदर असिस्टेंस विद डे टू डे मैटर्स आ जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं। जनरली जो कल्चर अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है उसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है होस्ट कंट्री के बारे में, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, उसके रिलीजन, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसके रीसेंट इवेंट्स, और ऑब्वियसली जाहिर है उसके जो कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको किस तरह अडॉप्ट करना है, ठीक है। अगर अगर आप रिकॉल करें जो हमने कल्चर का चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जैसे टाइम का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, उसको उसके बारे में बताया जाता है। जिस तरह एटिकेट्स होते हैं, बिजनेस एटिकेट्स, उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। और पावर डिस्टेंस कितना है, फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी कितनी है, हाउ टू टॉक टू अपोजिट जेंडर, हाउ टू टॉक टू द पीपल ऑफ सेम जेंडर, आप अपने बिहेवियर्स जो हैं उनमें किस तरीके से कौन सी चीज़ जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको कितना यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो किसी एक दूसरी कंट्री में एडजस्ट होने के लिए ज़रूरी हैं वो उसमें बताई जाती हैं। फिर कम्युनिकेशन टेक्निक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, उसके मॉड्यूल्स भी होते हैं स्पेशली, ठीक है, कौन से स्लैंग्स यूज़ होते हैं, कौन से हाथ के इशारे और बॉडी लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये सारा काम रोल प्ले और सिमुलेशंस को भी यूज़ किया जाता है। जो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जब कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि रोल प्ले और सिमुलेशंस कैसे यूज़ होती हैं ट्रेनिंग में, ठीक है। और साथ साथ फिर उसमें जैसे हमने कहा कि देयर इज़ अ कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ फैमिली। तो ये एक बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट होता है एचआर का कि वो ये मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करे, इन ट्रेनिंग्स को डिज़ाइन करे, एक्सपर्ट्स को बुलाए इन ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने के लिए। ये ट्रेनिंग ज़ाहिर है इन हाउस भी हो सकती हैं और आप इसके लिए थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकते हैं जो ये ट्रेनिंग्स कराए। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो आजकल ज़्यादा फोकस ये करती हैं कि इन हाउस ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश कर ले जो ट्रेनिंग्स कराए, और विद ऑनलाइन सिस्टम दैट इज़ मच एडवांस नाउ डेज, ये ट्रेनिंग्स ऑनलाइन भी करवाई जा सकती हैं। although इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि फिजिकल ट्रेनिंग जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो फिजिकली प्रेजेंट हो, तो वो ज़्यादा उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर ज़्यादा जो लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन यहाँ पे एचआर प्रोफेशनल्स को ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि हर कंट्री की ट्रेनिंग सेम नहीं होती, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अगर पाकिस्तान से चाइना भेज रहे हैं और किसी को अगर पाकिस्तान से मिडल ईस्ट में भेज रहे हैं तो आप उसको सेम ही ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर डिजाइनिंग द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। अच्छा, वो क्या होते हैं? 3 डायमेंशंस आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, जो क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग में सबसे पहले हम ट्रेनिंग मेथड हमें देखना होता है। सेकंड नंबर पे कितनी आपको ट्रेनिंग की रिगर चाहिए, यानी कितनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है नंबर 2 पे। नंबर 3 फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग किस चीज़ पे बेस करती है? एक तो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, कि आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपका इंटरेक्शन लो है या हाई है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी या डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होस्ट कल्चर एंड द बेसिकली होम कल्चर, ठीक है। तो होस्ट कल्चर और होम कल्चर के बीच में अगर डिफरेंस जो है वो क्या हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। तो इसमें अगर ये देखें हम वन बाय वन इसको एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज को, कि अगर आपको किसी ऐसी असाइनमेंट पे भेजा जा रहा है जहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो लो है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, सिर्फ अपने जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आईटी फर्म्स में पब्लिक डीलिंग कम होती है और अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। और कई ऐसी जॉब्स उसमें भी होती हैं जिसमें अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन भी कम होती है, एक या दो लोगों के साथ आपने फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इंटरेक्शन जो है वो लो है। अच्छा, और अगर डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन होम कल्चर और होस्ट कल्चर अगर हाई है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि लेंथ ऑफ ट्रेनिंग लेस देन अ वीक होगी।
ठीक है, और इतनी ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिगर है उसको अचीव करने के लिए 1 वीक सीम्स, इनफैक्ट लेस देन अ वीक सीम्स एन अप्रोप्रिएट टाइम टू इम्पार्ट दिस ट्रेनिंग। अब सिनेरियो क्या था, मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इंटरेक्शन लो है और कल्चर सिमिलैरिटी जो है वो हाई है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग मेथड है वो इंफॉर्मेशन गिविंग अप्रोच पे बेस करेगा, यानी इट्स लाइक अ लेक्चर मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रोच क्या यूज होगी, कल्चर के बारे में ब्रीफिंग होगी, स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपको भेजा जा रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। यू कैन यूज लेक्चर्स, मूवीज और बुक्स टू इम्पार्ट दिस ट्रेनिंग। ठीक है, जो एक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग का स्टाइल्स है। ठीक है, यहाँ पे आप इंटरप्रेटर्स को यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली आपको लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। और सर्वाइवल लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग, सर्वाइवल लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग यानी कि इतना आपको लैंग्वेज के बारे में पता चल जाए कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या किसी जगह आपको अशद जरूरत पड़ेगी उस लैंग्वेज की, तो इतना जैसे वेलकम और सलाम, और ठीक है, इस तरह जैसे आप चाइना को भेज रहे हैं, आप उसको बस नी हाओ सिखा दे फॉर द ग्रीटिंग, जैसे वहाँ की ग्रीटिंग है। और इवन मिडल ईस्ट आप जा रहे हैं वहाँ तो खैर आप अस्सलाम वालेकुम के ही कहेंगे, सारे मुस्लिम्स हैं वहाँ पे। तो इतनी कोई अरेबिक आपको सीख लें कि आप सिर्फ अपना काम थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए चला सकें। और जाहिर है जब आप किसी से उसकी लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज में एक थोड़ी सी बात स्टार्ट करते हैं तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि एवरीवन लाइक्स देयर ओन लैंग्वेज। तो इतनी जो है ना वो बस जरूरत पड़ेगी जब कौन सी सिचुएशन हो, लो इंटरेक्शन एंड सिमिलर कल्चर। नाउ लेट्स सी अनदर सिनेरियो। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो ऐसे है कि किसी ने किसी एक्सपेट्रिएट को आपने 2 से 12 महीने के लिए बाहर भेजना है कि ऐसी जॉब में जिसमें थोड़ी सी इंटरेक्शन जो है वो थोड़ी सी निस्बतन ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से जो ट्रेनिंग है वो ज्यादा रिग्रेस होगी। ऑब्वियसली 1 to 4 वीक्स लॉन्ग तक भी वो ट्रेनिंग जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जी जॉब की नोयत क्या है। जाहिर है हर किसी की जॉब सेम नहीं होती, लेकिन ये एचआर एनालाइज करेगा कि उसको कितनी ट्रेनिंग चाहिए। मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम 4 वीक्स एक हमारी गाइडलाइन है। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग मेथड है वो अफेक्टिव अप्रोच को एम्फेसाइज करेगा। ठीक है, अब जैसे पिछला जो इंफॉर्मेशन गिविंग अप्रोच था, जो सिचुएशन जिसमें हमने कहा था कि लो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है और कल्चर काफी सिमिलर है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि इंटरेक्शन ज्यादा है, आल्दो सिमिलैरिटी फिर भी एग्जिस्ट करती है कल्चर्स के दरमियान में, या नहीं भी एग्जिस्ट करती, ज़ाहिर है हर कल्चर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जो अफेक्टिव अप्रोच है वो यूज होगी। अच्छा, अब अफेक्टिव अप्रोच जो है उसके अंदर रोल प्लेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें आप कहते हैं एम्प्लॉय को कि आप खुद से जरा एक आप उसको एक केस दे देते हैं, आप उसको एक रोल ऑफ अ मैनेजर वहां पे दे देती हैं, जस्ट लाइक अ ड्रामा। तो आप उसको कहते हैं यू प्ले दिस रोल, और हम वो डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से आप एक्ट करेंगे। फिर क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बहुत यूज होता है, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड टेक्निक है ये इस चीज के कि क्या बिहेवियर शो करेगा कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय, या किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा ना पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन। ठीक है, अब ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में फिर जो आपका ट्रेनर होता है, जो रेटर होता है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, या फिर इन डेप्थ डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यूज के जरिए आपसे पूछ रहा होता है डिफरेंट क्वेश्चंस, जो काफी जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल किस्म के क्वेश्चन, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं, उनके क्या आंसर्स होते हैं। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन है कि जस्ट इमेजिन यू आर इन अ मीटिंग विद ऑल एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, और वहां पे एक डिसएग्रीमेंट आ जाता है, तो आप उस डिसएग्रीमेंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जाहिर है कि वो जो डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने का तरीका हर कल्चर का डिफरेंट है, क्योंकि कई कल्चर होते हैं बड़े कलेक्टिव किस्म के होते हैं, वहां पे एम्प्लॉयज जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और वो आपकी बात नहीं सुनते अगर उन्होंने अपनी बात मनवानी है। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में इंटरव्यूज और इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन यूज की जाती है एम्प्लॉय को सिखाने के लिए अबाउट द डिफरेंट कल्चर। कल्चर एसिमुलेटर्स जो हैं वो क्रिटिकल इंसिडेंट को कंप्यूटर के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कंप्यूटर पे आई एम नॉट श्योर कि अगर आपने एसएटीज या इस किस्म के टेस्ट दिए हों जो कंप्यूटर पे ले जाते हैं, जिसमें सिनेरियोज आपके सामने आते जाते हैं और आप उन सिनेरियोज को जो है वो उनको पढ़ के उनके बेस्ट
जो रिस्पॉन्सेज हैं वो उनको रिप्लाई करती हैं। ये जो कल्चरल सिमुलेटर जो है ये बेसिकली आर्मी की ट्रेनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली इन यूएस से, ठीक है। और उसमें भी यही जो क्रिटिकल इंसिडेंट को मेथड को आप कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यू आर गिवन डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंसिडेंट और अ सिचुएशन। आपने उसको पढ़ना होता है, एवेल्युएट करना होता है और फिर बेस्ट पॉसिबल उसका रिस्पॉन्स देना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी मेथड जो है वो, जैसे अभी आप लोगों ने केस स्टडी सॉल्व भी किया है कि यू आर प्रोवाइडेड एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और आपने उसको पढ़ के एनालाइज करके फिर आपने उसका सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स देना होता है। केस स्टडी में आपने अपना सोल्यूशन, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, वो देना होता है। साथ साथ स्ट्रेस रिडक्शन ट्रेनिंग भी कराई जाती है, बिकॉज एज वी हैव टोल्ड, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर के मूविंग टू अनदर कल्चर, स्पेशली जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा इंटरेक्ट भी करना पड़ रहा है, दैट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, ठीक है। तो वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज करके। बैकवर्ड्स काउंटिंग हो सकती है उसके अंदर, चेंजिंग योर फोकस हो सकता है। तो वो डिफरेंट स्ट्रेस रिडक्शन की जो टेक्निक्स हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स ऑनलाइन, उनको भी बताया जाता है, उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है, मेडिटेशंस भी करवाई जा सकती हैं। फिर मॉडरेट लैंग्वेज ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे है। जैसे प्रीवियस में तो हमने इतनी ज़्यादा लैंग्वेज पे एम्फेसाइज नहीं किया था सिनेरियो में, इस सिनेरियो में थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर लिया, ताकि जो इंटरेक्शन करें तो कम से कम दूसरों की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकें, इतनी सिचुएशंस हैंडल कर सकें कि अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाता है कि जिसको बिल्कुल ही आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको कम से कम अपनी बात समझा सकें। अब हम तीसरा सिनेरियो देखते हैं, विच इज हाई इंटरेक्शन सिनेरियो, ठीक है। हाई इंटरेक्शन है, एक्सपेक्टेड है कि जो जॉब जिसके लिए भेजा जा रहा है उसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी। इंटरेक्शन किससे? ऑब्वियसली वहां के लोकल से, वहां के लोकल एम्प्लॉय से, वहां के लोकल वेंडर से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, ठीक है, किसी से जो लोकल पीपल है जो होस्ट कंट्री में आपको मिलेंगे। और the situation means the culture is going to be novel and different from the host culture। अब यहाँ पे जो रिग्रेस होगी ट्रेनिंग, 2 months तक भी ये ट्रेनिंग हो सकती है, इतनी रिग्रेस होगी इसके टाइम ड्यूरेशन। और डिपेंडिंग अपॉन के जी लैंग्वेज की कितनी जरूरत है, वहां पे 1 year तक भी लैंग्वेज ट्रेनिंग पॉसिबल है कि आपको हो कि 1 साल आप पूरा वो लैंग्वेज सीखें और फिर आपको भेजा जाए, ठीक है। तो इस अप्रोच को कहते हैं इमर्जन अप्रोच। अब पहले हमने देखा था इंफॉर्मेशन गिविंग अप्रोच 1 week या लेस, फिर इफेक्टिव अप्रोच 1 to 4 weeks, और नाउ वी हैव इमर्जन अप्रोच विच इज एक्चुअली 2 months और अप टू 1 year अगर लैंग्वेज की फ्लुएंसी ज्यादा चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या हमारे पास आ जाती हैं, दैट इज असेसमेंट सेंटर्स, field experiences, simulations, sensitivity training, intercultural web-based workshops, and extensive language trainings। Assessment center basically एक holistic अप्रोच है टूवर्ड्स ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल सिमुलेशंस होती हैं, ठीक है। और टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, रोल प्लेइंग होती है। वो सारा टेक्निक्स को कंबाइंड करके असेसमेंट सेंटर कहा जाता है, ठीक है। आमतौर पे असेसमेंट सेंटर को यूज़ किया जाता है रिक्रूटमेंट में, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे आर्मी के असेसमेंट सेंटर्स होते हैं, ताकि कैंडिडेट की सूटेबिलिटी जो है उसको गेज किया जाए, उसको मैयर किया जाए कि वो हमारे लिए सूटेबल है भी कि नहीं। लेकिन ये जो हमारी कल्चरल ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी असेसमेंट सेंटर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स दे सकते हैं टू वर्ड्स यूर एम्प्लॉयज। उसके बाद फील्ड एक्सपीरियंसेस, ऑब्वियसली जिस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट फील्ड्स में भेज के, डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर भेज के आप उनको टेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। रिग्रेस ट्रेनिंग है यहाँ पे चूँकि। उसके बाद सिमुलेशंस, यू नो के कंप्यूटर सिमुलेशंस जो हैं आजकल बड़े एडवांस सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, गेम्स ऐसी आ गई हैं जिनको आप ट्रेनिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, रोल प्लेइंग की गेम्स हो सकती हैं, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशंस को वो सिमुलेट करके आप उसके अंदर डिफरेंट टास्क सॉल्व करके
आपको पता चल जाता है कि आप नेक्स्ट क्या करना है, या आप उसको बेस्ट पॉसिबल अंदाज़ा लगाते हैं। तो सिमुलेशंस भी हैं। फिर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग स्पेसिफिकली दी जाती है ताकि आप दूसरे लोगों की नीड्स के बारे में, दूसरे लोगों की पर्सनैलिटीज़ के बारे में, दूसरे लोगों की साथ चलने आप सीख लें, उसके बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है। जो आपके कंबाइंड गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करना है वो आप सीख लेते हैं, और अपने जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडिसेस हैं, वो उनको आप पीछे रखते हैं। एक्चुअली सेंसिटिव ट्रेनिंग का ज्यादा मकसद होता है ग्रुप के अंदर काम करना सीखना, और ग्रुप के डायनेमिक्स जो है उनको समझना। ठीक है। फिर इंटरकल्चरल वेब बेस्ड वर्कशॉप्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। स्पेसिफिकली कोरोना के दौरान तो वेब बेस्ड वर्कशॉप ज़्यादा हो रही हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, समझते हैं एक दूसरे के कल्चर को। ठीक है। तो बेसिकली इमर्जन अप्रोच का मकसद ये है कि आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है दूसरी कंट्री में जहाँ आप जा रहे हैं, और द कल्चर डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करना एम्प्लॉय के लिए। अब यहाँ पे आपको एक बात और भी समझ आएगी कि यही एक वजह है कि ट्रेनिंग इज नॉट दैट इजी। ठीक है। ट्रेनिंग्स जो है कंपनीज को कराना हमेशा बहुत फायदेमंद नहीं होता। इट कैन बी अ डिफिकल्ट चॉइस, इट कैन हैव लॉट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना जो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स करवाते हैं, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। ज़ाहिर है एचआर डिपार्टमेंट पूरा इसके अंदर एंगेज हो जाएगा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन सच ट्रेनिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच ट्रेनिंग इज लो। ठीक है। और फिर जाहिर है उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, एक्सपेट्रिएट्स के फेलियर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एज अ HR प्रोफेशनल इट इज एक्चुअली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमिन कि जी ट्रेनिंग्स को कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो पर्सन जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं। पहले आप उसकी इनिशियल असेसमेंट करें, पहले आप देखें कि उसको नीड असेसमेंट भी है ट्रेनिंग की नहीं, या ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ें जानता है, या ऐसे एम्प्लॉयज़ को चूज़ किया जाए कि जो पहले से जानते हैं। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि वक्तन फवक्तन जो ट्रेनिंग्स होती रहती हैं उनके अंदर उन एम्प्लॉयज़ को भी शामिल किया जाए जो बेशक अभी एक्सपेट्रिएट्स के तौर पे नहीं जा रहे दूसरी कंट्री में, लेकिन वो सीख जाए। आप एक बंदे के लिए एक ट्रेनिंग कराएं और आप 10 बंदों के लिए एक ट्रेनिंग कराएं, इट इज गोना कॉस्ट यू ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ट्रेनिंग्स में, इसको यूज किया जा सकता है। आप ट्रेनिंग्स कराएं किसी भी एक्सपेट्रिएट के लिए, तो आप उसके अंदर ऑप्शनली दूसरे एम्प्लॉयज को भी शामिल कर लें। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर उन्होंने जाना है और उनका एक इमरजेंसी में उनको जाना पड़ जाएगा, जो यू हैव ऑलरेडी अ प्रिपेयर्ड employee for that particular task. Another important technique that can be very helpful for employees orientation for another country is a preliminary visit. अच्छा, ये preliminary visit में क्या होगा कि अभी आपने एम्प्लॉय को रिलोकेट नहीं किया, एक वेल प्लान विजिट उसके लिए अरेंज किया है, या उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके स्पाउस के लिए, जो वहां पे जाके हैंड्स ऑन नॉलेज लेंगे कि देखेंगे उनको किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। फिर वो असेस कर सकते हैं कि क्या वो सूटेबल भी हैं, या उनके असाइनमेंट में इंटरेस्ट भी है कि नहीं। क्योंकि बहुत रीलोकेशन इज अ बिग टास्क, आपने जब जस्ट सेंड करना है उनको, यू डोंट नीड टू अरेंज फॉर देयर क्या कहते हैं लॉजिंग। ठीक है। तो अब उनको वहां पे भेज के आप ये चीज का ज्यादा बेहतर वो पता लगा सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज भी जरूरी है कि इट शुड नॉट बी अ टूरिस्ट ट्रिप, इट शुड नॉट बी अ रिक्रिएशनल ट्रिप। ठीक है। बेसिकली उनको जिस मकसद के लिए भेजा जाए, दे शुड बी फोकस्ड ऑन दैट, और फिर उस होस्ट कंट्री की HR इस बात को इंश्योर करे कि दे आर एक्चुअली डूइंग दैट थिंग। तो अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट लैंग्वेज ट्रेनिंग। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी एक्सपेट्रिएट्स न्यू जॉब असाइनमेंट। अच्छा, अब अक्सर तो बहुत सारी कंपनीज ना इसको इतना ज्यादा अहमियत नहीं देती। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश का रोल बहुत ज्यादा है बिजनेस वर्ल्ड में। ठीक है। और आमतौर पे MNC में जॉब के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है
कि जी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बल्कि ये आप लोगों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट है कि इंग्लिश की एक डोमिनेंस है बिजनेस वर्ल्ड में, वैसे भी एक डोमिनेंस है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, खास तौर पे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे इंग्लिश बहुत ज्यादा, इंडिया जैसे है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कॉल सेंटर्स क्यों हैं? इसकी वजह यही है कि वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत सस्ते में आपको मिल जाती है। फिर बहुत सारे चाइनीज नेशनल्स जो हैं वो भी इंग्लिश की तरफ आ रहे हैं, हालांकि आजकल बहुत सारे लोग चाइनीज की तरफ भी जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब चाइना में बिजनेस ज्यादा है और वहां पे लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली इंग्लिश को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आप जहन में रखें कि इफ यू आर अ गुड इन सम लैंग्वेज, आपको एक एडवांटेज हो जाता है। एडवांटेज कैसे हो जाता है? देखें, हर कोई लैंग्वेज को उस तरीके से यूज नहीं कर सकता जिस तरह हम अपनी मादरी जबान को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम अपनी घर में बोलने जाने वाली जबान को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे पास उसके अंदर बात करने के लिए बहुत सारे रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं जो उनको सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है, तो हमारी वोकैबुलरी उसमें बेहतर होती है। अब जिसको जिस लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल होता है या जिस लैंग्वेज में वो ज्यादा प्रोफिशिएंट होता है, उस लैंग्वेज में वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने एक्सप्रेशंस, अपने मीनिंग्स को कन्वे कर सकता है। अच्छा, फिर वो कंट्रोल करता है उस कम्युनिकेशन को, क्यों? क्योंकि उसके पास रूम होता है अपनी बात को घुमाने फिराने का, ठीक है, अपनी बात को के लिए ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने का, ऐसे अप्रोप्रिएट फ्रेजेस यूज करने का, ऐसे अप्रोप्रिएट इडियम्स को यूज करने का जिससे उसकी बात में वजन ज्यादा हो। अच्छा, अब यही जो लैंग्वेज के ऊपर आपकी जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज की है, इट बेसिकली अलाउज यू टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर एंड टू टेक अ होल्ड ऑफ द सिचुएशन। तो फिर आपका एक अपर हैंड हो जाता है उसके अंदर, और वही अपर हैंड जो है आपको जरूरी चाहिए होता है इंटरनेशनल बिजनेस सिचुएशंस में। अब अगर आप सिर्फ मुश्किल से ही अपनी बात समझा पा रहे हैं, आपकी उस लैंग्वेज के ऊपर कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपके पास वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, आपके पास वो फ्रेजेस नहीं है जिससे आप मीनिंग्स को ज्यादा अहमियत दें, जिससे कि अल्फाज का जादू जगाएं, तो फिर आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आप को लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश का तो अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम यूज जो है वो इंग्लिश का है, लेकिन उसके अलावा होस्ट कंट्री के लैंग्वेज स्किल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली नेगोशिएशन के लिए, स्पेसिफिकली फैमिली मेंबर के एडजस्टमेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली वहां के वेंडर से बात करने के लिए, वहां की गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात करने के लिए। तो अब ये कंट्री टू कंट्री जो है ये चीज मैटर करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश की प्रेफरेंस नहीं है बहुत सारी, चाइना में इंग्लिश की प्रेफरेंस नहीं है, वहां पे तो लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपका जो एक्सपेक्टेट्स है वो किस हद तक लैंग्वेज को समझता है और किस हद तक उस लैंग्वेज से अप टू डेट है। क्यों? बिकॉज यू कीप दिस इन माइंड दैट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज अ ग्रेट पावर, स्पेशली इन इंटरनेशनल बिजनेस वर्ल्ड। उसके अलावा कॉर्पोरेट लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है समझना। हर मल्टीनेशनल जो है वो कोशिश करती है कि वो एक कॉमन लैंग्वेज अडॉप्ट करे अपने सारे ऑफिशियल मामलात के लिए, ठीक है, ताकि उसको एक रिपोर्टिंग और कंट्रोल में एक आसानी हो। ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंग्लिश ज़्यादा चलती है, और एमएनसी में ये फिर दोबारा से वो पुरानी वाली बात है कि जब आप होस्ट कंट्री में जाते हैं, सॉरी, होस्ट कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश की अहमियत ज़्यादा होती है निस्बतन, अगर स्पेसिफिकली वो जो कॉरपोरेट है वो एक किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ताल्लुक रखती है। लेकिन इवन अगर कोई चाइनीज कॉरपोरेशन भी है, वो भी कोशिश करेगी कि वो इंग्लिश को ही अडॉप्ट करे, क्योंकि इंग्लिश अगेन इज अ डिफेक्टो लीडर ऑफ ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर बात वहीं पे आ गई कि इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंग्लिश तो ऑब्वियसली आनी ही आनी चाहिए आपको, डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, होस्ट कंट्री की जो लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस भी वहां पे स्पेशली एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।